नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री की। जिस समय से ये निर्णय आया कि किरण रिजिजू साहब को लॉ मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ में भेज दिया गया, फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और इधर अर्जुन राम मेघवाल जी को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया है। तब से लगातार अटकलें लगी हुई हैं लोगों के, जैसे जो नेगेटिव मीडिया है उसने खूब सारी बातें करनी शुरू की हैं। उनका सबका एक सुर में कहना यह है कि किरण रिजिजू जिस प्रकार से काम कर रहे थे और जिस प्रकार से जुडिशरी को आड़े हाथों ले रहे थे, वो जुडिशरी और सरकार के बीच में कोई समझौता हो गया है और उस समझौते में किरण रिजिजू साहब की बलि चढ़ा दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। ये ज़्यादातर नेगेटिव मीडिया ऐसा ही कह रही है। लेकिन मैं जहाँ तक मोदी जी को समझ पाया, या मैं बहुत छोटा था तब से पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान रखता हूँ, और मैंने जब लॉ भी किया था, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने लॉ इसलिए किए थे क्योंकि चीज़ों का जो मैं निर्णय करता था वो लोग कहते थे ठीक है, तो मुझे लगा कि लॉ की डिग्री ले लेनी चाहिए, और फिर प्रैक्टिस में आया, जुडिशरी क्वालिफाई किया और ये सब। तो बचपन से पॉलिटिकल साइंस और लॉ ये मेरा रुचि का सब्जेक्ट रहा है, ये हमारे लिए पैशन रहा है, इसलिए चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करता रहा हूँ। मोदी जी को समझने की जो कोशिश की, हो सकता है कि मैं ना समझ पाता हूँ क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। जैसा ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि वो विजनरी हैं, बहुत दूर की सोचते हैं और निर्णय लेते समय बहुत निर्णय के परिणामों को भी ध्यान में रखते हैं। अब दो तीन बातें आती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद जो कमी रह गई, पहली कमी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी में, मैं नहीं कहता कि कोई कमी थी, लेकिन नई जनरेशन तैयार नहीं की गई थी। नई जनरेशन कौन होगा, कैसे संभालेगी, कैसे आएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन की कुछ कमी मुझे दिखाई दी। मोदी जी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन की कोई समस्या खड़ी नहीं होने देनी। मुख्यमंत्री आप देख रहे होंगे, यंगस्टर्स पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपने गुजरात में देखा, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बदल दी गई। आपने असम में देखा, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बदल दी गई है, और केंद्र में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि क्या मोदी जी के बाद हमको एक्सपीरियंस्ड मिनिस्ट्री चाहिए? ऐसा तो नहीं है। जैसे मोदी जी जिस समय सरकार में बैठे थे, केंद्र की सरकार में, उस समय वो खुद कहा करते थे कि भाई हमारी जो सरकार है उसमें एक दो लोगों को छोड़कर सारे नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं। और फिर वो 2 साल बाद कहना शुरू उन्होंने किया था, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद, कि मुझे अब लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है हम कर सकते हैं, हमें अब अनुभव आए हैं कि हम कर लेंगे। शुरू में जब सरकार बैठी थी तो आपने देखा होगा कि पहली बार उन्होंने इस पार्लियामेंट के चरण चूम कर एंट्री मारी थी, और उससे पहले उनका कहना था कि मैं पार्लियामेंट कभी नहीं आया, सीधा प्राइम मिनिस्टर के रूप में आया, चुनकर आया। तो जो अनुभव की कमी सरकार के शुरू में, मोदी 1.0 में जो कमियां दिखाई दे रही थी, या जो उनको महसूस हुआ होगा, वो चाहते हैं कि जब अगली सरकार बने या आगे सरकारें बने, उनके बाद की सरकारें बने, तो फिर ये समस्या नहीं आनी चाहिए, लीडरशिप भरपूर तैयार रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर सवाल दूसरा भी ये पैदा होता है कि किरण रिजिजू साहब को आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी के मिनिस्ट्री कई बार बदली गई। आपने देखा होगा कि मिनिस्टर्स, पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री कई बार बदली गई। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री कई बार बदली गई, और इनको सबको वो मिनिस्ट्रियां दी जाती हैं जो भविष्य की मिनिस्ट्री है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो किरण रिजिजू साहब के हाथ में गई, वो भविष्य की मिनिस्ट्री है। अब भविष्य मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ पर ही चलने वाला है, क्योंकि इन्वायरमेंट का इशू संसार का इतना बड़ा इशू होने वाला है कि इकोनॉमिक रूप से जब मैं कहता हूँ, तो इकोनॉमी को ध्यान में रखिए कि अब ग्रीन हाउस गैसेस को के अगेंस्ट में ऑक्सीजन पैदा करने वाले देशों को पेमेंट करना पड़ता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो अर्थ समिट्स हैं उनमें ये निर्णय होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस समय, और हमेशा से रहनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ उनको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ रहेगा, एनवायरनमेंट शायद उसमें होगा, जो भी होगा। तो एक बात तो ये है कि किरण रिजिजू साहब को जो मिनिस्ट्रियां उनकी 2-3 अभी करी गई हैं, वो यंगस्टर हैं, तो यंगस्टर्स को कई मिनिस्ट्रियों में घुमाना सरकार का दायित्व बनता है।
उनकी किसी भी मिनिस्ट्री में, जब भी वो किसी मिनिस्ट्री में रहे तो किसी भी मिनिस्ट्री में उनकी नेगेटिविटी नहीं आई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई गलती की है। ऐसे ही पीयूष गोयल साहब के बारे में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हुआ है। निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्रियाँ कई बार बदली गई हैं। ऐसे ही आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के, इनमें कोई कमी आपने नहीं ढूंढ पाया, कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाया कि भाई इनकी इन मिनिस्ट्रियों में चलाते समय इन्होंने कुछ गड़बड़ करा हो, स्मृति ईरानी सहित। हाँ, ये इन मिनिस्टर्स की खास बात ये कि जहाँ कहीं भी रहे, जिस मिनिस्ट्री में भी रहे, निर्जीव काम जो पड़ा होता था उसको सजीव कर दिया। देश को पता लगा हाँ भाई कुछ हो रहा है, हाँ भाई कुछ होना चाहिए। जबकि जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मिनिस्ट्रियाँ रहती हैं उनमें हम 3 मिनिस्ट्रियों की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, चौथी फॉरेन मिनिस्ट्री। ये चारों एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको ये मिनिस्ट्रियाँ दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी को अनुभव दिलाया जा रहा है ताकि भविष्य के लिए ये तैयार हो सकें। इसमें ऐसे विचार नहीं करना चाहिए कि भाई ये किस लिए हटाया गया, ये तो अपोजिशन का काम है कि किस लिए हटाया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग कहते थे साहब अडवाणी जी का आपने सम्मान नहीं किया, अडवाणी जी स्वाभाविक कैंडिडेट थे। अब आप सोचो कि अडवाणी जी जिस समय ये 2014 का चुनाव चल रहा था 80 पार कर चुके थे। आज की तारीख में अडवाणी जी चल फिर भी नहीं पा रहे, अडवाणी जी के भाषण नहीं हो रहे, अडवाणी जी को मंच नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा मतलब जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो अब मेंटली ठीक तो हैं लेकिन वो इफ़िशिएंसी नहीं आती, वो कभी बहक जाते हैं। तो क्या वो निर्णय 2014 का अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में रखना गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था। और जो बाकी मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन मंडल में रखा गया था, जो आज बहकी बहकी बातें उनमें से एक आध कह रहे हैं, सिन्हा जैसे लोग बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तो इनका डिसीजन तो ठीक था ना। इसलिए ये कहना चाहिए कि मोदी जी का ये निर्णय मुझे लगता है कि परफेक्ट निर्णय है, उनके निर्णय पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात जहाँ तक आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, फिर दिया किसको? और जब यही था तो अर्जुन राम मेघवाल, जिनकी आयु इस समय लगभग 70 वर्ष की हो रही है, 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मिनिस्ट्री क्यों देना भाई, और वो भी लॉ मिनिस्ट्री? आप इस बात को ऐसे देखना चाहिए कि मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट प्रभार दिया है, स्वतंत्र प्रभार उनको दिया है। तो जब कभी भी किसी मंत्रालय का किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पूर्ण रूप से उस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता। अब उस पर निर्णय फिर लेगा कौन? उस पर निर्णय प्राइम मिनिस्टर लेगा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पूर्ण रूप से अब प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गई है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडिपेंडेंट प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज अर्जुन राम मेघवाल जी को दिया गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अर्जुन राम मेघवाल जी को कहने के लिए मंत्रालय है, वो सब उस पर डेटा एनालिसिस करेंगे, वो सारे चीज़ें इकट्ठी करेंगे, वो उस पर वर्कआउट करेंगे, लेकिन उस पर निर्णय अगर कोई लेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर लेंगे। तो आप बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्ट चली गई, ये अच्छा निर्णय है बुरा निर्णय? हाँ, ये भी कहना चाहिए कि सरकार का सदैव से एक पक्ष रहा है। केंद्र सरकार मतलब मोदी जी के जो अनुभव मैंने देखे, एक अनुभव रहा है किसी इंस्टीट्यूशन को डाउन नहीं होने देना, इंस्टीट्यूशन को सही करना है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी संस्थान को डाउन नहीं होने देना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में चल रहा है, ये भी मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना प्रेशर डालना है। तो जितना प्रेशर डालना था वो डाल गए किरण रिजिजू साहब। अब जो है वो उस प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर से मतलब जितना जुडिशरी के लिए कहना था वो कह गए। अब जुडिशरी से झगड़ा नहीं करना, जुडिशरी से आमने सामने दो हाथ नहीं करना। अब अगर किरण रिजिजू साहब रहते हैं तो चूंकि जुडिशरी का मन खट्टा है ऑलरेडी, इसलिए किरण रिजिजू साहब के साथ जुडिशरी का सामंजस्य बैठना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, मोदी जी का प्रभाव इतना है कि अब जुडिशरी का सामंजस्य बैठना, जुडिशरी अब कंट्रोल में अपने आप में आएगी, सेल्फ कंट्रोल करेगी। अगर नहीं करती तो मोदी जी को किसने रोका है किसी और को बिठाने में और किरण रिजिजू को दोबारा लाने में? इसलिए इस विषय को ऐसे निगेटिव ना लेके उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। कुछ साफ समझ में आनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मतलब सीधा मोदी जी है। दूसरा ये भी है कि जुडिशरी को थोड़ा स्पेस तो देना ही चाहिए। जब किरण रिजिजू साहब या फिर माननीय उपराष्ट्रपति इतना सब कुछ बोल चुके हैं, तो अब जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए या जुडिशरी को सेल्फ गोल दागने के लिए, अपने ही लिए कुछ काम करने के लिए कुछ स्पेस तो देना ही पड़ेगा। अगर आप स्पेस देंगे नहीं तो दोनों इंस्टीट्यूशन आपस में आमने सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
इसलिए मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जुडिशरी को स्पेस दीजिए। अगर जुडिशरी फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है तो पार्लियामेंट किसने रोका है, संसद को किसने रोका है, सरकार को कानून लाने से किसने रोका है, और फिर जो परिणाम होंगे वो जुडिशरी के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जुडिशरी का रिफॉर्म होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ या तो जुडिशरी खुद रिफॉर्म कर ले या फिर सरकार उस पर कुछ ऐसे रिफॉर्म लेकर आएगी। और मोदी जी के लिए कहा जाता है कि जब वो रिफॉर्म लेकर आते हैं तो वो जड़ से रिफॉर्म लेकर आते हैं। आपको नई एजुकेशन पॉलिसी दिखाई देती है, 370 दिखाई देता है, या प्लानिंग कमीशन दिखाई देता है। बिल्कुल जड़ से रिफॉर्म लेकर आते हैं। उन रिफॉर्म्स में फिर कोई स्पेस नहीं बचता कि कोई उसमें अपना दिमाग लगा सके। सारी पावर्स का क्या होगा, ये रीडिफाइन किया जाएगा। इसलिए उससे पहले कि ऐसा कोई निर्णय लिया जाए, उससे पहले थोड़ा सा स्पेस देना आवश्यक है। जितना प्रेशर किरण रिजिजू के थ्रू डलवाना था वो हो चुका है, और अब स्वतंत्र प्रभार माननीय मोदी जी के पास है। अर्जुन राम मेघवाल जी केवल उस पर डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मोदी जी ने निकाल दिया? नहीं, मोदी जी ने पहली बार भी, इससे पहले भी जो मिनिस्ट्री पूरी की पूरी बदली थी, तो आपको याद है जो मोस्टली सीनियर बहुत अनुभवी लोग थे उनको स्पेस में बिठा दिया था और ज़्यादातर यंगस्टर्स को मौका दिया था। जो मैं कहता हूं कि लगातार पॉलिसी होनी चाहिए, अगली पीढ़ी पूर्ण रूप से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि भारत अभी जो चल रहा है, अभी तो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं कि देश में कैसी चल रही हैं। अगले 10 वर्ष के बाद परिस्थितियां और भयावह होने वाली हैं। इसलिए नई पीढ़ी, नई लॉबिंग तैयार होनी ही चाहिए। वो अभी जो हैं उनको अनुभव, नए लोगों को एंट्री मारना, नए अनुभवी लोगों को एंट्री मारना, या फिर नए सिरे से कुछ लोगों को अवसर देना। जो यंगस्टर्स जिसके अंदर ब्लड है, जिसके अंदर जज्बा है, उनको सिस्टम में लाना, ताकि सिस्टम को समझ सकें। सिस्टम को जितना ज़्यादा हमारे अधिकारी समझेंगे, सिस्टम को समझने वाले जितने ज़्यादा हमारे पास पॉलिटिशियन होंगे, सिस्टम को समझने वाले जितने हमारे पास लेजिस्लेटर्स होंगे, उतना ही हम सिस्टम को अच्छे चला सकते हैं। अभी क्या है, सिस्टम सरकारों को चलाता है, सरकार सिस्टम को थोड़ी कम चलाती है, सिस्टम सरकार को ज़्यादा चलाता है। केवल एक अपवाद बहुत विगत वर्षों में रहे हैं, वो है मोदी जी, जिन्होंने सरकार चलाई है, सिस्टम ने सरकार नहीं चलाई है। बाकी आज भी हमारे पूरे देश में कर्नाटका का जो हाल आपने देखा, उसका मुख्य कारण था सिस्टम सरकार चला रहा था, सरकार सिस्टम नहीं चला रही थी। ऐसा हमारे पूरे देश का ऐसा एक भी मुख्यमंत्री हमको नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें सिस्टम का इंटरवेंशन ना हो, या वो पूर्ण रूप से सरकार उनके इशारे पर काम करता हो। ऐसा अभी दिखता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट आपकी, किसी भी मुख्यमंत्री की जितनी कैबिनेट सिस्टम को जानने वाली होगी, सिस्टम को खेलने वाली होगी, सिस्टम को चलाने वाली होगी, या सिस्टम के सामने नतमस्तक नहीं करने वाली होगी, उतना ही अच्छा हम भविष्य तय कर सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम किसी का सगा हुआ नहीं है। सिस्टम सिर्फ सरकार के मुखिया की शक्ल देखता है और उसके ही इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उसको जो बाकी करना है वो कर ही लेता है। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में कहूँ तो चापलूसी, या फिर सरकार के मुखिया जिसके हाथ में पावर है उसके लिए वो समर्पित रहते हैं, लेकिन वो कितने विषयों को कर सकता है ये भी सोचने की बात है। आपने पंजाब का इलस्ट्रेशन देखा, पंजाब में सिस्टम केजरीवाल के पास मिलने दिल्ली आता है, वहाँ सिस्टम सरकार को मानता ही नहीं है, सरकार वो मानता है केजरीवाल, क्योंकि पावर सेंटर केजरीवाल के पास है। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्रियों का भी हाल होता जा रहा है धीरे धीरे करके, कि मुख्यमंत्री सेंट्रिक होता जा रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार अपने मंत्रियों को अनुभव दे रहे हैं, लगातार मंत्रियों को सिस्टम के नज़दीक लेकर जा रहे हैं, तमाम अलग अलग मंत्रालयों में घुमाकर उनको उन मंत्रालयों का अनुभव दे रहे हैं, ताकि भविष्य के लिए जब वो ना रहें तब की वो तैयारी ये कर रहे हैं। तब कैसे सरकारें चलेंगी और कैसे तंत्र को चलाने वाले लोग होंगे, ये मुझे लगता है बेस्ट इलस्ट्रेशन है जो मोदी जी निर्णय ले रहे हैं। इसलिए इसको निगेटिव में नहीं देखना चाहिए, इसको निगेटिव सोचने वालों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। और जब भी मंत्रालय बदले हैं, चाहे पीयूष गोयल के मंत्रालय बदले हों, या फिर निर्मला सीतारमण के मंत्रालय बदले हों, या फिर स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदला हो, किरण रिजिजू का, सर्बानंद सोनोवाल का, या मैं कहूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का,
या अनुराग ठाकुर, जब भी मंत्रालय बदलता है तो लोग इसी प्रकार की अनर्गल बातें करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पीछे का भाव नहीं समझ पा रहे हैं। मैं हो सकता है मैं न समझ पा रहा हूँ। आप सभी लिखकर ज़रूर मेरी बात का या तो समर्थन करेंगे या फिर मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि आखिर मैं कैसे सोचता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।